नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। और चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी लगातार अपने लोकसभा अमेठी में चुनाव प्रचार कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भरोसा है कि तीसरी बार राहुल गांधी और स्मृति ईरानी अमेठी लोकसभा सीट से आमने सामने होंगे। कांग्रेस सूत्रों की माने तो वायनाड लोकसभा सीट पर चुनाव खत्म होने के बाद राहुल गांधी अमेठी की तरफ रुख करेंगे। इसी पर देखिए रिपोर्ट। राहुल गांधी फिर अमेठी से लड़ेंगे चुनाव? क्या अमेठी का दंगल फिर स्मृति ईरानी वर्सेस राहुल गांधी होगा? 24 का रण अमेठी का मूड समझिए। क्या तीसरी बार अमेठी लोकसभा सीट पर स्मृति ईरानी और राहुल गांधी आमने सामने होंगे? क्या राहुल गांधी अपने परंपरागत सीट अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? ये सवाल हर किसी के जहन में है। 2019 में राहुल गांधी को चुनावी पटकनी देने के बाद एक बार फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी गांव-गांव में जाकर सभाएं कर रही हैं और राहुल गांधी पर करारा वार कर रही हैं। आज अगर हम गांधी परिवार से कहें मुसाफिर खाना कहाँ है और मटियारी जी का गांव कहाँ है, बता पाएंगे? अगर आज हम कांग्रेस के दिल्ली के नेताओं से कहें ये बताओ भेटुआ कहाँ है, भादर कहाँ है, बता पाएंगे? सिंहपुर कहाँ है, संग्रामपुर कहाँ है, ये बता पाएंगे? हलियापुर कहाँ है और हरिहरपुर कहाँ है, बता पाएंगे? अवधेश जी आपका नाम हिंदी में लिखकर उनके हाथ में दे दें, पढ़ पाएंगे? स्मृति ईरानी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि इस बार अगर राहुल गांधी अमेठी आते हैं तो उनकी हार 2019 की हार से बड़ी होने वाली है। 5 सालों में 3,765 घर बने हैं। पूरी अमेठी लोकसभा क्षेत्र में 1,14,000 गरीबों के घर बने हैं 5 साल में, जिसमें से 2 साल कोरोना का था, मतलब काम करने के लिए मेरे पास 3 साल था। कांग्रेस पार्टी 15 साल लापता सांसद के माध्यम से 10,000 घर भी बनाई थी क्या? हम 3 साल में 1,14,000 घर बनवाए हैं। इस बार भी स्मृति ईरानी गांव-गांव जाकर छोटी छोटी सभाएं कर रही हैं और इन सभाओं में गांव की महिलाएं ज्यादातर स्मृति ईरानी को सुनने के लिए आ रही हैं। मंत्री स्मृति ईरानी लगातार अपने लोकसभा क्षेत्र में घूम रही हैं और रोजाना 1 दर्जन से ज्यादा छोटी छोटी जनसभाएं कर रही हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं। स्मृति ईरानी इस वक्त स्टेज पर हैं और वो लगातार शाहगढ़ के महिलाओं से, पुरुषों से लगातार वो संपर्क कर रही हैं, सीधे कनेक्शन स्थापित कर रही हैं। और जब स्मृति ईरानी 2014 में से चुनाव आ रही थी तब वो अमेठी छोड़ के नहीं गई थी। इसी तरीके से छोटी छोटी गाँव स्तर पर सभाएं की थी, जिसकी वजह से 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को 55,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया था। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम अमेठी के कई इलाके गई और लोगों की राय जानी कि उनकी नजर में बेहतर कौन है, स्मृति ईरानी या राहुल गांधी। मोहम्मद यूनिस जी, कितनी बार आपने अपने पुराने सांसद से मुलाकात की? कितने बार पुराने सांसद को इलाके में देखे आप? अरे नहीं, कहाँ हुआ, राहुल गांधी आ रहे हैं यहाँ, कभी भी नहीं आते। तो दीदी से तो मिलते हैं बराबर, हर बार रहते हैं उनके साथ। 2019 में स्मृति ईरानी ने जैसे ही अमेठी से राहुल गांधी को चुनाव में शिकस्त दी, उसके बाद स्मृति ईरानी समझ गई कि अगर अमेठी में बने रहना है तो लोगों के बीच ही रहना पड़ेगा। जिन महिलाओं से स्मृति ईरानी ने मुलाकात की, उन महिलाओं से न्यूज़ 18 इंडिया ने भी बात की। कांग्रेस सूत्र बताते हैं कि वायनाड का चुनाव खत्म होने के बाद राहुल गांधी अमेठी की तरफ रुख करेंगे और यही वजह है कि अमेठी के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सबसे पहले राहुल गांधी के घर की साफ सफाई करवा दी। वैसे अमेठी के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि राहुल गांधी जरूर अमेठी से चुनावी पर्चा भरेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार डोर टू डोर घूम रहे हैं और कांग्रेस के मैनिफेस्टो को अमेठी के लोगों को समझा रहे हैं। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस के जो मैनिफेस्टो है उसे लेकर डोर टू डोर जा रहे हैं और पूरी तरीके से तैयार हैं। ये जब पूरा मैनिफेस्टो दिखाइए, कांग्रेस का गारंटी कार्ड दिखाइए। ये देखिए, ये देखिए, जरा इसको सीधा करके दिखाइए कि किस तरीके से कांग्रेस का गारंटी कार्ड। और कांग्रेस ने यहाँ रणनीति बदली हुई है। क्या राहुल गांधी आ रहे हैं कि नहीं यहाँ से चुनाव लड़ने? जी, आ रहे हैं। कोई सूचना आई है आप लोगों के पास? नहीं, सूचना नहीं आई, आएंगे, चुनाव लड़ने आएंगे। आप राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं, ये तो जल्द ही साफ हो जाएगा। लेकिन सौभाग्य की एक बात, अमेठी में स्मृति ईरानी का पलड़ा भारी दिख रहा है।
और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। पूर्व सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा के बयान पर घमासान मचा हुआ है। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने सीएम को पत्र लिख करके उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की है। वहीं कांग्रेस ने इस पूरे मामले को ही फर्जी बताया है। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान की सियासत में फूटे ऑडियो बम ने प्रदेश में नई हलचल पैदा कर दी है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने एक के बाद एक कई बड़े पर्दाफाश किए हैं और अशोक गहलोत पर आरोप लगाए कि सीएम रहते हुए सचिन पायलट और उनके गुट के विधायकों के खिलाफ साजिश रची थी और उनके फोन टैप करवाए थे और इन सभी के मोबाइल सर्विलांस पर थे। वहीं बीजेपी ने अब इस मामले में जांच कराने की बात कही है, लेकिन सबसे पहले आप लोकेश शर्मा का वो बयान सुनिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पेन ड्राइव के जरिए मुझे ये सारी ऑडियो क्लिप्स दी और ये कहा कि मीडिया को आप सर्कुलेट कर दीजिए और मैंने वो काम किया। अगले दिन अखबारों में जिस तरह से खबरें छपी और सभी को ये घटनाक्रम पता है कि जैसे ये ऑडियो क्लिप्स रिलीज हुई उसके बाद मुकदमे दायर हुए और जो सारा घटनाक्रम था कि किस तरह से खरीद फरोख्त की बात की जा रही है, कौन लोग हैं जो सरकार गिराना चाहते हैं, क्योंकि सीधे तौर पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी को इसमें इन्वॉल्व किया गया और ये आरोप लगाया गया कि बीजेपी के लोग सचिन पायलट के साथ मिलकर या बाकी के और जो विधायक हैं उनके साथ मिलकर सरकार को गिराना चाहते हैं। ऐसी मंशा थी ये साबित करने की कि इस पूरे खेल के पीछे भारतीय जनता पार्टी है, जबकि वास्तविकता ये नहीं थी। वहीं अब इस मुद्दे पर राजेंद्र राठौड़ ने सीएम भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग की है। साथ ही पुलिसकर्मियों पर भी एक्शन लेने की बात राजेंद्र राठौड़ ने अपने पत्र में कही है। वहीं लोकेश शर्मा ने दावा किया था कि अशोक गहलोत ने ही फोन टैपिंग का पूरा षड्यंत्र रचा था और उनका मकसद सचिन पायलट और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को बदनाम करना था। उन्होंने दावा किया कि अशोक गहलोत ने उन्हें एक पेन ड्राइव दी थी जिसमें 3 ऑडियो क्लिप थी और उसमें विधायकों की खरीद फरोख्त की बात थी और इस ऑडियो क्लिप को वायरल करने के लिए खुद अशोक गहलोत ने ही कहा था। जी सर, अपन ने तो यूज तो किया, जो मैंने तुम्हें दिया था वो यूज किया ना? हाँ सर, अपन ने तो यूज वो किया था। अच्छा, पर सीएमआर का लैपटॉप था तुम्हारा था? नहीं, सीएमआर का नहीं था साहब, मेरा था। ठीक है, फिर उस लैपटॉप से मैंने उसको फोन पे लिया। ठीक है, फोन में जब कॉपी हो गया तो मैंने फिर सबको वो फॉरवर्ड कर दिया, जो मीडिया का मेरा ग्रुप बना हुआ है। लोकेश शर्मा के इन तूफानी बयानों से सियासी घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस के मुख्यमंत्री के करीबी ने कल एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा किया है और सार्वजनिक रूप से किया है और अभी तक कांग्रेस के मुंह पर ताले लगे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि पेपर लीक यानी नौजवानों के भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़। वो कहते हैं कि राजस्थान में जो पेपर लीक हुआ वो पेपर लीक में गहलोत सरकार, कांग्रेस के गहलोत की सरकार खुद शामिल थी। अशोक गहलोत साहब के ओएसडी ने जिस तरह की बातें कही हैं और उन्होंने जो खुलासा किया है वो मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, वो आपके सामने है कि हम कितना राजनीति में कैसा करते हैं, ये सभी आपके सामने है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जनता जवाब देना चाहेगी भ्रष्टाचार का, जनता जवाब देना चाहेगी युवाओं के साथ पेपर लीक करके किया कुठाराघात का, जनता चाहेगी तुष्टीकरण का जवाब देना। बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। राजेंद्र राठौड़ जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने लोकेश के बयानों को सिरे से खारिज कर दिया है और इसे गलत बताया है। ऑडियो कोई कुछ बना सकता है, ऑडियो में क्या है, ऑडियो में दम है क्या? जिसमें ऑडियो में दम है हमारे शेखावत साहब का, जो सरकार गिरा देते हमारी, अमित शाह जी और धर्मेंद्र प्रधान और ये गजेंद्र सिंह शेखावत,
वो ऑडियो लेके फिरा ना CBI हमारे ACB वाले, अभी तक वही संबंध नहीं दे रहे। वो कितने क्या दम होता है? चुनाव के पहले जीतने के लिए हथकंडे किए जाते हैं, हम उनकी परवाह नहीं करते हथकंडों की। एस्टैब्लिश इस तरीके से किया जाता है कि पूर्व मुख्यमंत्री के CM हाउस के अंदर ये साजिश रची जा रही है, इस तरीके से। भाई मैंने कहा हमको कौन क्या बोलता है, कौन कब ज्वाइन कर रहा है बीजेपी, पता नहीं पड़ता है। जैसे करप्शन की शिकायत हमारे ऊपर होती है नेताओं पर, जैसे जाओ बीजेपी में आप वॉशिंग मशीन लगी हुई है, आप बिल्कुल पार्क साहब निकल जाते हो। आप है कौन? एक कर्मचारी, पुरानी सरकार के, वो मुकदमा दर्ज होना चाहिए इस व्यक्ति के खिलाफ। क्या कर रही है राजस्थान की सरकार? कल आपके सचिवालय का कोई व्यक्ति इस तरह से आके और मुख्यमंत्री के फोन टेप कैसे कर सकते हो आप? और आप कह रहे हो कि सर्वलाल, मैं राजस्थान में कैबिनेट मिनिस्टर था उनकी सरकार में, कोई सरकार में फोन टेपिंग नहीं होती थी। फालतू की बातें करता है। और आज कल वोटिंग है और बीजेपी वाले पहले तो ईडी, इनकम टैक्स, CBI को आधार बनाकर लोगों को डराते थे। अभी ऐसे जो कमजोर लोग हैं जिनको पता नहीं कोई लालच दिया या डराया है, पता नहीं क्या किया, वो पेपर लीक पर भी बोल रहे हैं, सब पर बोल रहे हैं, तो तुमसे सर्टिफिकेट चाहिए क्या? कभी अशोक गहलोत के करीबी रहे लोकेश अब उनके धुर विरोधी बन गए हैं और अपने पास मौजूद सबूतों को वो जांच एजेंसियों को देने की बात कर रहे हैं। दरअसल साल 2020 में सचिन पायलट कैंप की बगावत के बाद राजस्थान की तत्कालीन गहलोत सरकार पर फोन टैपिंग के आरोप लगे थे। वहीं मामले में अशोक गहलोत ने बीजेपी पर सरकार गिराने के गंभीर आरोप लगाए थे। अब देखना ये होगा कि लोकेश के बयानों पर आगे और कितनी सियासत होती है, क्या इन आरोपों की जांच होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। गाजा पट्टी के रफा फ्रंट पर हमास और इजराइल का युद्ध भीषण दौर में पहुंच चुका है। इजराइल के ताबड़तोड़ हमले के जवाब में हमास लड़ाके चुन चुन करके IDF को निशाना बना रहे हैं। उधर गाजा के एक अस्पताल में सामूहिक कब्र की तस्वीरें जारी कर हमास ने इजराइल पर नरसंहार के आरोप लगाए हैं, लेकिन इजराइल ने आरोपों को आधारहीन बताते हुए हमास के खात्मे तक युद्ध जारी रखने का ऐलान किया है। इन सब के बीच गाजा युद्ध में सबसे खूंखार विलन की एंट्री भी हो गई है। देखिए रिपोर्ट। वॉर जोन में याया सिनवार, इजराइल में मचेगा हाहाकार। इजराइल का मोस्ट वांटेड फिर मौत बांटने आया। इजराइल में फैला 7 अक्टूबर वाला टेरर। नेतन्याहू के पास सिर्फ 24 घंटे। चेहरा देखिए, चाल देखिए, इनके पूरे चरित्र को बस इस एक बात से जानिए कि इजराइल जैसा देश इन्हें खान यूनुस का कसाई कहता है और गाजा का लादेन भी इन्हें बताया जाता है। जिस नाम से ये दुनिया भर में कुख्यात हैं वो है याया सिनवार। हमास के सुप्रीम कमांडर याया सिनवार की वॉर जोन में धमाकेदार एंट्री हुई है, जिसके बाद से खून खराबे की लिमिट क्रॉस हो गई है। इजराइल ने भी पूरी ताकत झोंक दी है, जिससे गाजा युद्ध क्लाइमैक्स के मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। गाजा में बेहिसाब बारूद बरस रहा है। आसमान से जंगी जेट मौत बरसा रहे हैं। जमीन पर तोप से, रॉकेट लॉन्चर से, मशीन गनों से चुन चुन कर हमास के अड्डे बर्बाद किए जा रहे हैं। इजराइल का ऑपरेशन रफा फुल फोर्स में एक्टिव है। रफा के पूर्व हिस्से को इजराइल ने तोपखाने से धुआं धुआं कर डाला है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने दावा किया है कि जमीनी हमले में कोई रोक नहीं लगाई जाएगी, किसी की भी अब नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि जिस दुश्मन की तलाश नेतन्याहू को है वो अब खुलकर जंग में सामने आ चुका है। याया सिनवार के युद्ध के मैदान में आने का मतलब क्या है? क्यों हमास चीफ ने नेतन्याहू को चुनौती देते हुए वॉर फ्रंट पर हमास लड़ाकों से वॉर मीटिंग की? इसे जानना जरूरी है, लेकिन पहले देखिए रफा फ्रंट पर बारूदी तांडव का लेवल कहां तक पहुंच चुका है।
वफा समाचार एजेंसी की रिपोर्ट में बताया गया है कि इजरायल ने हवाई हमले में गाजा सिटी के पश्चिमी इलाके को दहला रखा है। गाजा सिटी की अल वेहदा सड़क पर एक घर पर एयर स्ट्राइक कर इजरायल ने उसे कब्रगाह बना दिया। इजरायल की स्ट्राइक का टारगेट अब सिर्फ रफा क्रॉसिंग है, जिसे नेतन्याहू ने जीतने तक जंग जारी रखने का ऐलान मार्च महीने में ही कर दिया था। प्रेसिडेंट जो बाइडेन को इजरायल ने साफ मैसेज दिया था कि इजरायल रफा से हमास के सफाए तक युद्ध खत्म नहीं करने वाला। रफा की अहमियत इस जंग में क्यों इतनी अहम है, इसे भी जान लीजिए। नक्शे पर देख रही 41 किलोमीटर लंबी यह गाजा पट्टी है। भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर गाजा पट्टी उत्तर और पूर्व में इजरायल से घिरी है। गाजा पट्टी का दक्षिणी बॉर्डर मिस्र से लगता है। इसी बॉर्डर पर 12 किलोमीटर के इलाके को रफा क्रॉसिंग कहते हैं। गाजा की 20 लाख की आबादी 3 रास्तों का इस्तेमाल करती है। उत्तर में इरेज क्रॉसिंग और दक्षिण में रफा क्रॉसिंग। गाजा के दक्षिण में ही करीम अबू सलेम मॉल क्रॉसिंग भी है। रफा क्रॉसिंग हमास के लिए लाइफलाइन है, क्योंकि 2007 में इजरायल ने गाजा पट्टी की पूरी नाकाबंदी लगा दी थी, जिसके बाद रफा क्रॉसिंग के जरिए ही हमास की सप्लाई चेन चलती है। हमास की बारूदी सुरंगों का जाल यही है, जहां से बैठकर इजरायल पर खौफनाक हमले अंजाम दिए जाते हैं। इजरायल को शक है कि हमास लड़ाकों ने यहीं उसके नागरिकों को बंधक बना रखा है। 7 अक्टूबर को बंधक बनाए गए लोगों में से एक का वीडियो रिलीज कर हमास ने प्रोपेगेंडा सेट करने की कोशिश भी की है। हमास की तरफ से इजरायली अमेरिकी बंधक हर्ष गोल्डबर्ग पोलिन का वीडियो जारी किया गया है। हालांकि ये वीडियो कब शूट किया गया है, इसकी कोई जानकारी नहीं साझा की गई। हमास के बंधक वीडियो के जारी होने के बाद गोल्डबर्ग के परिवार ने उसे हौसला बनाए रखने की अपील की है। 23 साल के हर्ष गोल्डबर्ग 7 अक्टूबर से हमास के नर्कलोक में बंधक हैं। वहीं इजरायल का अनुमान है कि 7 अक्टूबर को हमास के हमले के दौरान बंधक बनाए गए लगभग 250 लोगों में से 129 लोग गाजा में अब भी बचे हैं। इजरायली फोर्स ने आशंका जताई है कि बंधक बनाए गए इजरायली नागरिकों में 34 की मौत हो चुकी है। वहीं हमास इजरायल जंग में गाजा पट्टी में अब तक 34,305 मौत का आंकड़ा भी सामने आया है। इजरायल अपने एक नागरिक की जान के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए कुख्यात है। यानी जंग का अंत इजरायली बंधकों की रिहाई के साथ हमास के संपूर्ण सफाए पर होगा। हालांकि हमास भी पीछे हटने को तैयार नहीं। हमास के सुप्रीम कमांडर याह्या सिनवार ने वॉर फ्रंट पर हमास लड़ाकों से मीटिंग कर इजरायल को क्लियर मैसेज दिया है कि युद्ध में हमास सरेंडर नहीं करने जा रहा। 61 साल के याह्या सिनवार अबू इब्राहिम के नाम से जाने जाते हैं। याह्या सिनवार को पहली बार इजरायल ने 1982 में गिरफ्तार किया था। 1985 में याह्या इजरायल के शिकंजे में दोबारा आए थे। उन्हीं दिनों याह्या ने हमास के संस्थापक शेख अहमद यासीन का भरोसा जीत लिया। 1987 में हमास की स्थापना के 2 साल बाद याह्या ने इसके बेहद खतरनाक कहे जाने वाले अंदरूनी सुरक्षा संगठन अल मज़द की स्थापना की। उस वक्त याह्या की उम्र केवल 25 बरस थी। 2011 में कैदियों के अदला बदली के समझौते के तहत इजरायली सैनिक गिलाड शलिट के बदले याह्या सिनवार जेल से आजाद हुए। तब से आज तक याह्या सिनवार इजरायल के सबसे बड़े खलनायक बने हुए हैं। 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल में जो खूनी कोहराम मचा, उसकी कमांड भी याह्या के हाथों में थी। एक बार फिर जंग के मैदान में बेखौफ होकर याह्या सिनवार के आने का मतलब है कि हमास जल्द बड़े पलटवार की तैयारी में है। हमास का अगला हमला इस युद्ध को सबसे खौफनाक दौर में ले जाएगा।